नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, बिंदास और कतई शानदार होंगे। तो आप सभी प्यारे दोस्तों का मैं भावना भाटी स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद एप्लीकेशन। जल्दी से आप सभी दोस्त क्लास के साथ जुड़ जाइए। मैं आपके कमेंट्स बस थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, फिर उसके बाद अपनी इस क्लास को कहानी को आगे लेकर जाते हैं। जल्दी से फटाफट आप सभी आ जाएं, क्लास के साथ जुड़ जाएं, फिर हम उसके बाद अपनी इस क्लास को। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी प्यारे दोस्तों को, बच्चों को राधे राधे। और आप सभी उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत शानदार तरीके से आपकी जो पढ़ाई है, जो रिवीजन है, वो चल रहा होगा। अब तक हमने जितने भी ह्यूमन सिस्टम कर लिए हैं, लगभग ज़्यादातर सिस्टम हमने कर लिए हैं, एक दो और बचे हुए हैं, वो भी जल्दी कर लेंगे। और आपका जो सिलेबस है वो अब स्पीड पकड़ने वाला है, ठीक है। सिलेबस को एक रफ्तार देने वाले हैं हम लोग। तो बिल्कुल आप सभी दोस्त अच्छे से क्लास के साथ बने रहें और अपनी चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहें और अच्छे से कॉन्सेप्ट को करते रहें, ठीक है। नमस्कार, नमस्कार, सभी को प्रणाम और सभी को राधे राधे। तो चलिए भाई, अब हम चीज़ों को शुरू करते हैं, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड पर वाइट वाइट कुछ लगा है, वो कलर ही था, वो मैंने इरेज कर दिया है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं, अपने एक टॉपिक की तरफ चलते हैं। बारिश हो रही है, बिल्कुल यहाँ भी हो रही है। यहाँ तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हाल है मौसम का, ठीक है। यहाँ तो नहीं भाई, कल की छुट्टी नहीं है, कल क्लास होगी, मैं क्लास लूंगी आप लोगों की कल, ठीक है। तो कल मैं क्लास लूंगी, क्लियर। चलो, बारिश हो रही है, बट बारिश ऐसे हो रही है, एकदम से बारिश होती है, फिर थोड़ी देर में सूरज निकल आता है, फिर हवाएं चलती है, घनघोर अंधेरा हो जाता है, फिर दो चार बूंदें सी आती हैं, फिर हवाएं चलने लगती हैं, फिर सूरज निकल आता है। ये नहीं भाई, कल की छुट्टी नहीं है। मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब एक भी दिन आपकी छुट्टी नहीं होगी, ठीक है। बस भगवान अपनी कृपा बनाए रखे, ठीक है। तो भगवान कृपा बनाए रखे तो छुट्टी नहीं होगी, क्लास होगी कल, ठीक। चलिए, है ना, आ जाओ। तो अब चीज़ों को शुरू करते हैं। अभी हम पहले एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। मैंने कल की क्लास में आपको एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ाया था, उसी के बारे में अभी हम लोग आज की इस क्लास में थोड़ी सी बात करेंगे। फिर उसके बाद अपने नए सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम की तरफ चलेंगे। तो उत्सर्जन तंत्र से एक दो पॉइंट और हैं जो आपके रहते हैं और जो मुझे आपको बताने हैं। तो कल की क्लास में मैंने आपको उत्सर्जन तंत्र प्रणाली का पूरा एक व्यू, पूरा एक जो सीक्वेंस था वो आपको समझाया था। आपने अच्छे से समझा था, अपने गुर्दों को, गुर्दों के अंदर जो नेफ्रॉन है उनको समझा था, और अपने नेफ्रॉन की क्रिया प्रणाली को भी आपने अच्छे से समझ लिया था। हम बात कर रहे थे मूत्र की, तो मैंने कल की क्लास में मूत्र का कॉम्पोजिशन भी आपको बताया था कि मूत्र किन किन चीजों से बना हुआ होता है, ठीक है। एक सेकेंड दीजिएगा। एक मिनट मुझे आप लोग देंगे बेटा, ठीक है। चलो, मुझे आपसे बात करनी है। कौशल बेटा, बिल्कुल आप मुझसे बात कर सकते हो, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप बिल्कुल बात कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, आ जाइए बेटा। चलो भाई, अब हम लोग पढ़ते हैं और अब चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। तो भाई, मैंने पिछली क्लास में आपको मूत्र के कॉम्पोजिशन भी बताए थे कि मूत्र में 95% पानी होता है और 2.5% या 2% में यूरिया होता है, और बाकी के सभी पदार्थ आपके मूत्र में 2% में होते हैं। मूत्र को पीला रंग देने का काम यूरोक्रोम पिगमेंट करता है, ये आपने पढ़ा था, जिसे हम कई बार यूरोब्लिन भी कह देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ, उस डायग्राम से जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ। भाई, ये आपके गुर्दे आपने पढ़ लिया था, गुर्दों के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, है ना, मेड्यूला पार्ट में नेफ्रॉन थे। इन नेफ्रॉन के बारे में आपने कल की क्लास में अच्छे से समझ लिया था। अब यहाँ से मैंने आपको समझाया था कि आपके गुर्दों से दो नलिकाएं निकलती हैं इस तरीके से, है ना। इन नलिकाओं को क्या कहते हैं? इन नलिकाओं को कहा जाता है यूरेटर।
इन नलिकाओं को हम लोग कहते हैं मूत्र नलिका, या कई बार मूत्रवाहिका भी इनको कह देते हैं। इनको कहा जाता है मूत्र नलिका, या कई बार लिखा जाता है मूत्रवाहिका। ठीक है, यानी कि यूरेटर। ये दो होती हैं, कल की क्लास में इनको मैंने आपको बताया था। ये भी यूरेटर है और ये भी। अब ये दोनों यूरेटर जाकर मूत्र को कहाँ भेज देते हैं? एक थैले के जैसे स्ट्रक्चर में भेज देते हैं। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है यूरेनरी ब्लैडर। इसे कहते हैं दोस्तों यूरेनरी ब्लैडर। तो मैंने ये भी आपको कल की क्लास में बताया था। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमने बात करी थी। ये है यूरेनरी ब्लैडर, जिसमें आपका मूत्र जो है वो संचित होता है, जिसको हम लोग मूत्राशय के नाम से जानते हैं। ठीक है, मूत्राशय। अब इस मूत्राशय से नीचे की तरफ एक संरचना होती है इस तरीके से। इस संरचना को कहा जाता है यूरेथ्रा। इस संरचना को कहते हैं हम लोग मूत्र मार्ग, यानी यूरेथ्रा। और इस यूरेथ्रा के बारे में मैंने आपको जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे वहां भी बताया था। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया था। गागर में सागर बुक में सभी सब्जेक्ट हैं बेटा, सारे सब्जेक्ट हैं जो भी एसएससी जीडी के अंदर आपके आते हैं। ठीक है, चलो, तो यूरेथ्रा के बारे में मैंने बताया था कि ये यूरेथ्रा लड़कों के अंदर एक ऐसा अंग होता है जहां पर मूत्र और वीर्य एक साथ निकलता है। तो इस पॉइंट को आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैंने एक बार रिकॉल करा दिया कि लड़कों में ये जो यूरेथ्रा होता है ये एक ऐसी संरचना है जिससे मूत्र और वीर्य यानी यूरिन और सीमन एक साथ निकलते हैं, है ना। ये यूरेथ्रा लड़कियों में भी मूत्र को निकालने का काम करता है। तो जब हम लोग यहाँ पर इस डायग्राम को देखोगे ना, तो ये डायग्राम आपको बताएगा कि ये जो ये होता है यूरेथ्रा। ठीक है, ये लड़कों के अंदर क्या है दोस्तों? ये यूरेथ्रा है। तो ये यूरेथ्रा लड़कों के अंदर भी पाया जाता है और ये यूरेथ्रा महिलाओं के अंदर, फीमेल्स में भी होता है। तो यूरेथ्रा ये जो फीमेल्स के अंदर है ये छोटा होता है और लड़कों में इसकी लेंथ काफ़ी लंबी होती है। तो पेपर में पूछा जाता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है यूरेथ्रा में। तो ये पुरुष का यूरेथ्रा हो जाता है, ये पुरुष का मूत्र मार्ग है। ठीक है, पुरुष मूत्र मार्ग। तो पुरुष मूत्र मार्ग थोड़ा लंबा होता है, ज़्यादा लंबाई इसकी होती है। कितनी लंबाई होती है ये आपको पूछा जा सकता है। तो इसकी लंबाई की हम लोग बात करते हैं तो 8 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो लड़कों में यूरेथ्रा की लंबाई कितनी होती है आप बताते हो? 18 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है लड़कों का यूरेथ्रा। जबकि महिलाओं में ये यूरेथ्रा छोटा होता है। महिलाओं के अंदर जो यूरेथ्रा होता है ये क्या है? महिला मूत्र मार्ग। जो महिला मूत्र मार्ग होता है ये थोड़ा सा छोटा होता है, इसकी लंबाई छोटी होती है। कितनी? लगभग 4 सेंटीमीटर। तो आपको पेपर में पूछा जाता है कि लड़कों में यूरेथ्रा की लंबाई कितनी होती है ना। ठीक, और लड़कों के अंदर हिस्ट्री स्टार्ट करवा दीजिए बेटा, अभी बिल्कुल करवाएंगे हिस्ट्री, शायद मंडे से आपकी शुरू भी हो जाए। कैरेटनिन एक ऐसा पदार्थ है जो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी हड्डियों के और हमारी हड्डियों के अंदर जब हड्डियां आपस में टकराती हैं उससे निकलता है और ये हमारे ब्लड में मिलता है और ब्लड से फिर किडनी के द्वारा बाहर निकलता है। ये होता है कैरेटनिन। ठीक है, तो इसको एक तरीके की प्रोटीन भी आप समझ सकते हो कैरेटनिन को। कैरेटनिन लेवल अगर मूत्र में ज़्यादा आ रहा है तो दिक्कत की बात हो सकती है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि इसकी लेंथ क्या होती है। लड़कों के यूरेथ्रा की 18 से 20 सेंटीमीटर और लड़कियों के यूरेथ्रा की 4 सेंटीमीटर। दोनों में इसका फंक्शन भी पूछ रहा है कि भाई लड़कों में यूरेथ्रा क्या काम करता है, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि लड़के इसके द्वारा, लड़कों में इससे मूत्र बाहर आता है। भाई लड़के यूरिनेशन करते हैं इस यूरेथ्रा से, मूत्र बाहर आता है यूरिनेशन, और इजैकुलेशन होता है ऑफ सीमन, सीमन भी बाहर निकलता है। इस पॉइंट को भी बता ही चुकी हूँ, सीमन बाहर निकलता है। तो लड़कों में यूरेथ्रा दो काम करता है, सीमन को भी बाहर निकालेगा और मूत्र को भी बाहर निकालेगा। लेकिन लड़कियों में केवल एक ही काम करता है, मूत्र बाहर निकालता है। ठीक है, तो लड़कियों में मूत्र बाहर निकालने का काम करता है जो यूरेथ्रा होता है। तो ये पॉइंट आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, बट मैंने एक बार आपको और याद दिला दिए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये चीज़ों को पढ़ लिया है। तो यूरेथ्रा से भी इस तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ना। मैम आप भी जाओगी क्या कल? बेटा बिल्कुल जाऊंगी मैं कल, लेकिन मैं आपकी क्लास भी लूँगी। मैं वहाँ से आऊँगी, उठूँगी, क्योंकि स्टूडियो से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जो सम्मान समारोह है, तो मैं वहाँ से निकल कर आऊँगी और आपकी क्लास लूँगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है ना। हाँ कुसुम बेटा, इसीलिए अभी पॉलिटी रोक कर रखे, हिस्ट्री रोक कर रखी हुई है क्योंकि अभी काफ़ी क्लासेस चल रही हैं।
ठीक है, अब आ जाओ आगे बात कर लेते हैं। तो यूरेथ्रा से भी ये पॉइंट आपको पूछे जाएंगे। अब मैं इस चैप्टर से आपको एक दो क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है अब आपका उत्सर्जन तंत्र। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो आपको पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो भाई चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सोल्व आउट करते हैं। आपको पेपर में उत्सर्जन तंत्र से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि मूत्र निर्माण के चरणों का सही क्रम कौन सा है। व्हाट इज द राइट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। हमारी बॉडी में जो मूत्र बनता है ना, उसको बनने का सही क्रम क्या है, कैसे रक्त से मूत्र बनता है हमारी बॉडी में, ये आपको पूछा जाता है पेपर के अंदर। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो इसको, इस पॉइंट को, इस चीज को हम इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। तो भाई मूत्र निर्माण की जब हम लोग बात करते हैं, है ना, यूरिन फॉर्मेशन की जब हम लोग बात करते हैं कि हमारे शरीर में यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, तो बेटा यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, पहले उत्सर्जन होगा। भाई पहले उत्सर्जन कर दिया क्या, तो ये तो गलत हो गया। पहले निस्पंदन होगा, फिल्ट्रेशन, रक्त छनता है पहले, बिल्कुल। फिर पीसीटी जो बताई थी उसमें ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का क्या होता है, पुनः अवशोषण, रीएब्जॉर्प्शन। फिर सीक्रेशन, मतलब H पॉजिटिव आयन जो होंगे या अतिरिक्त पानी जो है वो मूत्र से निकाला जाता है, फिर वो डीसीटी वगैरह उसको एब्जॉर्ब करती है ना। तो फिर यहाँ पर क्या होता है प्यारे दोस्त, पुनः अवशोषण होता है। और फिर निस्पंदन होगा, यानी कि फिर से मूत्र छनेगा। यानी ये आप लोगों का ये जो बी है ये यहीं पे खत्म हो रहा है ना, पुनः अवशोषण फिर से आ गया है, मतलब सी ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, ये डी ऑप्शन है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। यानी जब भी आपको पेपर में पूछे कि मूत्र निर्माण की सही प्रक्रिया कौन सी है, तो आप लोग बताओगे कि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले होता है निस्पंदन, निस्पंदन के बाद होता है पुनः अवशोषण, पीसीटी में जो आता है रीअब्जॉर्प्शन, और उसके बाद होता है फिर सीक्रेशन यानी कि स्रवण, और फिर होता है उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन। तो ये मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का एक सही क्रम है जिसको आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, मूत्र निर्माण प्रक्रिया का सही क्रम, ये आपको पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे राइट सीक्वेंस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन का सही सीक्वेंस क्या होगा, तो भाई चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं किस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर जो मूत्र निर्माण की क्रिया है वो होती है, ठीक है। चलो लिख लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है उसको कहते हैं हम लोग फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन। सबसे पहला स्टेप होगा भाई फिल्ट्रेशन यानी निस्पंदन। सबसे पहले मूत्र जो है रक्त में से पानी को छाना जाता है, या रक्त पहले छनता है, ये हो गया। इसके बाद कौन सा स्टेप आता है, इसके बाद होता है भाई पुनः अवशोषण, इसके बाद होता है रीएब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। इसके बाद क्या होगा भाई, रीएब्जॉर्प्शन, पुनः अवशोषण। यानी आपकी जो पीसीटी वो रक्त से पुनः अवशोषण कर लेती है अच्छी अच्छी चीजों का, जो छनकर अच्छी अच्छी चीजें नीचे आ गई हैं उनका क्या होता है, पुनः अवशोषण। फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आता है सीक्रेशन, ठीक है। फिर कौन निकलते हैं, H पॉजिटिव आयन निकलते हैं, H आयनों का सीक्रेशन होता है। इसके बाद आएगा सीक्रेशन। इसके बाद कौन सा स्टेप आता है भाई, सीक्रेशन, स्त्रावण, यानी H आयनों का स्त्रावण होता है, इलेक्ट्रोइड्स वगैरह जो होते हैं इनका स्त्रावण होता है। और इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, देखो सीक्रेशन है ना। और इसके बाद क्या हो जाता है, लास्ट स्टेप आ जाता है एक्सक्रीशन, ठीक है। अब इसके बाद जो चीजें हैं मूत्र से वो निकाल दी जाती हैं, क्लियर, एक्सक्रीशन। तो अब हो जाएगा एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। तो ये आपकी बॉडी के अंदर जो मूत्र बनता है उसका सही सीक्वेंस है, ये सही सीक्वेंस है जो पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, क्लियर है ना। अरे मैम यू कैन सी माय कमेंट, आयुष बिल्कुल मैं आपका कमेंट देख पा रही हूँ, ठीक है। मैम आपने दांत वाला चैप्टर नहीं कराया, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम करवाएंगे बेटा उसको, ठीक है, करवाएंगे। अच्छा
बेटा कुमारी मीना आप डॉक्टर हैं क्या? बच्चे एक कमेंट आ रहा है कि मैम जब आपकी क्लास होती है तभी पेशेंट आ जाते हैं। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में ले सकते हो। ठीक है चलो, अब हम लोग बात करें मूत्र की संरचना। बेटा मूत्र की संरचना नहीं आएगी, मूत्र का कॉम्पोजिशन आएगा, संगठन। मूत्र किस किस चीज से बना होता है? कल की क्लास में बताया था, मूत्र में 95% पानी होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का सीक्वेंस होता है। अगर हम लोग मूत्र की बात करते हैं, यूरिन की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कल कि आपके मूत्र के अंदर 95% क्या होता है? पानी। पानी होता है, जल होता है, वाटर होता है मूत्र में, है ना। और मैंने बताया था 2.5% यूरिया होता है आपके मूत्र में। पूछा जाता है कि हमारे मूत्र में यूरिया कितना होता है? 2.5%। और 2.5% में हमारे मूत्र में अदर चीजें होती हैं, अदर पार्ट। ठीक है, अदर चीजें, अन्य भाग आपके मूत्र में पाए जाते हैं, अन्य भाग। ठीक है, अब आपको पूछा जा सकता है कि हमारे मूत्र में जो कैरेटिनिन होता है, ठीक है, जो कैरेटिनिन हमारे मूत्र में होता है, ये कैरेटिनिन कितना होता है? हमारे मूत्र में कैरेटिनिन की मात्रा कितनी होती है? तो 0.6 से 1 के आसपास हो सकती है। ठीक है, 0.6 से 1 मिलीग्राम हो सकती है, ये आपको पूछा जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर परसेंटेज आप लोग यहाँ पे बताओगे, 0.6 से 1% में क्या हो सकता है? कैरेटिनिन हो सकता है आपके मूत्र में। तो ये मूत्र का संगठन कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्लियर है ना। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है? निस्पंदन मतलब छानना, मतलब जब आपके ग्लोमेरुलस फिल्टर में आपका रक्त आएगा और वो छनेगा, तो फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छानना। पहले रक्त छनेगा, फिर रक्त में जो अच्छी अच्छी चीजें छनकर नीचे आ गई हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वो एब्जॉर्ब होंगे, फिर यहाँ से आपके H पॉजिटिव आयन निकलेंगे, सीक्रेशन होगा, और फिर आपके मूत्र को बाहर निकाल दिया जाएगा, उत्सर्जन होगा, एक्सक्रीशन। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो ये होगा सही सीक्वेंस। अब एक और सीक्वेंस मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आपको पेपर में पूछा जाता है कि जब हमारे गुर्दे मूत्र को बनाते हैं, एक और सीक्वेंस पूछा जाता है ना। तो एक तो ये हो गया आप लोगों का मूत्र निर्माण बनने की प्रक्रिया, एक तो इस फॉर्मेट में आपको पूछा जाएगा। एक फॉर्मेट तो ये हो गया मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, ये वाले ऑप्शन दिए हुए होंगे, तो फिर आप ये ऑप्शन, ये सीक्वेंस बताओगे। एक बार क्या होगा, यही सेम क्वेश्चन आपको इन ऑप्शन के साथ पूछ लेता है। तो दूसरा फॉर्मेट बता रही हूँ, दूसरे फॉर्मेट में क्या होगा कि सबसे पहले मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में गुर्दे पार्टिसिपेट करते हैं, किडनी, है ना। सबसे पहले मूत्र गुर्दों में क्या होगा? बन जाएगा। गुर्दों के बाद अब ये मूत्र कहाँ आएगा? तो गुर्दों में मूत्र छनने के बाद आता है मूत्रवाहिका में। कहाँ भाई? मूत्रवाहिका में। मूत्रवाहिका, अभी बताया था ना, मूत्रवाहिका जिसको कहते हैं यूरेटर। तो जो मूत्र आएगा वो यूरेटर में आ जाएगा। अब यूरेटर इस मूत्र को कहाँ भेज देंगे? यूरेटर इस मूत्र को भेज देते हैं मूत्राशय में। कहाँ? मूत्राशय, जिसको कहा जाता है यूरेनरी ब्लैडर। तो आपका जो मूत्र है वो कहाँ आ जाएगा? यूरेनरी ब्लैडर में आ जाएगा, है ना। वहां पर मूत्र आपका संग्रहित रहेगा, और यूरेनरी ब्लैडर से मूत्र कहाँ पहुंच जाएगा? आपके यूरेथ्रा में, यानी कि मूत्र मार्ग में। अब मूत्र पहुंच जाता है मूत्र मार्ग में, यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के जरिए ये मूत्र आपके शरीर से बाहर चला जाता है। तो ये सीक्वेंस भी पूछा जाता है, ये सीक्वेंस भी पूछा जाता है। मैम बिलीरुबिन का क्या वर्क है? बिलीरुबिन हमारे, जो हमारी बॉडी के अंदर जो वो होती है आरबीसी, उनके टूटने से बना हुआ एक पिगमेंट होता है बिलीरुबिन। तो बिलीरुबिन जब हमारे रक्त में अधिक हो जाता है तो हमें पीलिया हो जाता है। तो पीलिया में जो पीला रंग टॉयलेट का हो जाता है वो बिलीरुबिन की वजह से हो जाता है। इस पॉइंट को आप लिख सकते हो नोट डालकर। ठीक है, तो जॉइंडिस नाम की बीमारी, वैसे मैं इसको लिखवाती हूँ जब आपको लीवर कराती हूँ, लीवर कराऊंगी वहीं पर लिखवाऊंगी, लिख लो अगर लिखना चाहते हो नोट कर कर। ठीक है, तो पीलिया रोग जब किसी को हो जाता है, पीलिया, पीलिया रोग में मूत्र का पीला रंग, रोग में मूत्र का पीला रंग इसके कारण होता है? पूछा जाता है। पीला रंग बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण होता है, बिलीरुबिन वर्णक के कारण होता है। ठीक है, बिलीरुबिन वर्णक के कारण होता है। इसको मैं आपको लीवर वाले चैप्टर में कराती हूँ, पर कोई बात नहीं, आपका डाउट आया तो आप लिख लीजिए। ठीक है, चलो
तो बताओगे येलो कलर ऑफ यूरिन, येलो कलर ऑफ यूरिन, ऑफ यूरिन। भाई जॉइंडिस की बात कर रहे हैं हम, यूरिन इन जॉइंडिस, जॉइंडिस यानी पीलिया रोग, इज ड्यू टू बिलीरुबिन पिगमेंट, बिलीरुबिन पिगमेंट। तो बिलीरुबिन पिगमेंट पीलिया में हमारे मूत्र में ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा मूत्र पीला आने लग जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर? समझ में आई बातें? क्लियर? चलो, है ना? तो यहाँ से आपने ये चीज़ भी क्या कर लिया, लिख लिया। अच्छा, एक बच्चे का क्या डाउट था आज टेलीग्राम में कि मैम आप लिखने का टाइम नहीं देती हो। तो बेटा जब तक मैं, देखो मैं क्या कैसे करती हूँ, पहले एक सेंटेंस हिंदी में लिखती हूँ, फिर दूसरा सेंटेंस इंग्लिश में लिखती हूँ। तो जब तक मैं इसको हिंदी में लिखकर इंग्लिश में लिख रही हूँ तो लिखने वाले बच्चे तब तक लिख सकते हैं बेटा, या जब तक मैं इसको इंग्लिश में लिख रही हूँ तो आप लोगों को, मैं थोड़ा सा जैसे भी यहाँ खड़ी हूँ तो तब तक आप लोगों को लिख लेना चाहिए। तो लिखने की स्पीड आपको अपनी बढ़ानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं एक लाइन लिखकर कहूँगी बेटा उतार लीजिए इसको, जैसे हम स्कूल में करते थे, वैसा नहीं होगा बेटा अब यहाँ पर। तो इसीलिए चीज़ें बच्चे लिख पाते हैं, लिख लेते हैं, इतने टाइम में आपको चीज़ें लिख लेनी चाहिए। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन कराती हूँ इसी चैप्टर से रिलेटेड, इसका आंसर आप लोग सब मुझे बताएंगे। एक और क्वेश्चन आपके सामने कि डायलिसिस का प्रयोग किस अंग के खराब होने पर किया जाता है। मैंने आपको समझाया था ना डायलिसिस के बारे में। तो डायलिसिस कब की जाती है, इसी को हेमोडायलिसिस भी कहते हैं। मैंने बताया था डायलिसिस, अपोहन, हेमोडायलिसिस, इस सबको कहा जाता है बेटा, है ना। तो यहाँ पर आप लोग बताएं कि डायलिसिस का उपयोग किस अंग के खराब होने पर करते हैं। हम बताते हैं बिल्कुल, हमारे गुर्दे जब खराब होते हैं तो डायलिसिस होता है। तो डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो कि आप लोग बताओगे कि यहाँ पर परासरण की क्रिया पर आधारित होती है, परासरण। तो डायलिसिस जब कराया जाता है तो किस क्रिया के द्वारा होता है, परासरण की क्रिया पर आधारित है। तो ये भी आप लोगों को नोट कर लेना है कि डायलिसिस किस प्रक्रिया पर आधारित होता है। तो आप बताते हो परासरण की क्रिया पर आधारित होता है डायलिसिस। ठीक है, तो जो डायलिसिस होता है ये परासरण की क्रिया पर आधारित होता है। तो आप लोग बताओगे वर्क ऑन ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस पर, इस पर वर्क किया जाता है। ऑस्मोसिस प्रक्रिया यानी कि गैसों का आदान प्रदान, एक झिल्ली के द्वारा जब पार्टिकल या तरल के अणु आर पार निकलते हैं तो उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो यहाँ भी एक झिल्ली के द्वारा रक्त को साफ किया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से, तो इसे ही कहते हैं डायलिसिस। इसी को कहा जाता है अपोहन या डायलिसिस। तो डायलिसिस किस प्रक्रिया पर काम करता है, परासरण की क्रिया पर काम करता है, ये भी पूछ लेता है आपको। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ जी। अब एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को देती हूँ। तो ये वर्क करता है ऑस्मोसिस की प्रक्रिया पर। एक और प्रश्न है कि रक्त से यूरिया को अलग करने का कार्य कौन करता है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। रक्त से यूरिया को अलग करने का काम कौन करता है, हु सेपरेट यूरिया फ्रॉम द ब्लड। तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर रक्त यानी कि गुर्दे। आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। एक क्वेश्चन आता है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, कहाँ पर यूरिया बनता है ना, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो कभी आपको ये क्वेश्चन पूछे तो यूरिया का जो निर्माण होता है ना वो होता है आपके यकृत में। कहाँ होता है बेटा, आपके यकृत में होता है। यूरिया फॉर्मेशन आपको कभी भी पूछे कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यूरिया का निर्माण होता है आपके यकृत में प्यारे दोस्त, यानी लीवर में, यानी यकृत में। लेकिन ये क्वेश्चन अलग है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये यूरिया जब यकृत में बन गया तो मिल गया आपके रक्त में। अब रक्त में से इसको कौन अलग करेगा, यानी आपका जो आपके लीवर ने यूरिया बनाया वो यूरिया आपके रक्त में मिल गया। अब रक्त में से उस यूरिया को कौन बाहर निकालेगा, तो ये काम करती हैं आपके गुर्दे। तो गुर्दे ही रक्त को छानते हैं। रक्त में जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है सब गुर्दे ही बाहर निकालते हैं। तो यूरिया भी एक नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है, इसमें भी नाइट्रोजन होती है, तो इसको भी बाहर निकालने का काम कौन करता है, आपके गुर्दे करते हैं। तो प्रश्न ये है ना, प्रश्न ये है कि रक्त से यूरिया को अलग करने का कार्य कौन करता है। तो आप बताओगे आपके वृक्क करते हैं, आपकी किडनी करती है। ठीक है, क्लियर। लेकिन आपको पूछे कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यूरिया फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो बताओगे यकृत यानी लीवर। हो गई बात समझ में, आगे बढ़े।
अब चलते हैं आपके बायोलॉजी के एक नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। तो दोस्तों आ जाइए, हेडिंग डालते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? अंतःस्रावी तंत्र की, है ना, अंतःस्रावी तंत्र। हम लोग बात करेंगे किसकी? अंतःस्रावी तंत्र की। अंतःस्रावी तंत्र। तो भाई देखो, जब हम लोग बात करते हैं ना अंतःस्रावी तंत्र की, तो ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें आपके शरीर के अंदर बनने वाली जो ग्रंथियां हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी बायो में कितने चैप्टर हैं बेटा? पहली क्लास में सिलेबस लिखवाया था, मैचअप कर लेना कितने चैप्टर हैं। ठीक है ना? चलो, अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे शरीर में एक ऐसा सिस्टम जो ग्रंथियों और हार्मोन के बारे में बताता है, उसको कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। चलो, अब देखो यहाँ पर, अब आपको पेपर में पूछा जाता है कि अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी तंत्र का जो अध्ययन है इसको क्या कहते हैं? स्टडी आपको पूछेगा। तो अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? इसके अध्ययन को कहा जाता है एंडोक्राइनोलॉजी, है ना, एंडोक्राइनोलॉजी। क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। तो ये पूछा जाता है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी किसका अध्ययन होता है? अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। फिर आपको पूछेगा फादर, ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी के पापा जी किसको कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी? तो आप लोग बताते हो कि एंडोक्राइनोलॉजी के जो फादर हैं, एंडोक्राइनोलॉजी के जो पिताजी हैं, वो कौन है? तो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी इज नोन एज थॉमस एडिसन। ठीक है, तो आप लोग बताते हो थॉमस एडिसन। ठीक है, थॉमस एडिसन। तो थॉमस एडिसन को कहा जाता है फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, ये थॉमस एडिसन, और ये फिजिक्स वाले नहीं है, ये अलग हैं। थॉमस एडिसन, इनको कहा जाता है फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, थॉमस एडिसन। चलो शिवम को मेरी क्लास का पता, क्लास में टाइम का ही नहीं पता चलता। चलो बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ना चाहिए, टाइम का पता ही ना चले। अब देखो आगे बात करते हैं कि ये जो एंडोक्राइनो सिस्टम होता है, एंडोक्राइनोलॉजी होता है या एंडोक्राइन सिस्टम होता है, इस सिस्टम में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? तो आप लोग बताओगे कि इस तंत्र में ग्रंथि, जो आपके शरीर में ग्रंथियां हैं, है ना, तथा हार्मोन का अध्ययन किया जाता है। तथा आपके शरीर में जो क्या बनते हैं भाई? हार्मोन, उनका अध्ययन किया जाता है। हार्मोन्स का अध्ययन किया जाता है। तो ये पूछा जाता है कि हमारे शरीर में कौन सा सिस्टम है जिसमें हम ग्रंथि और हार्मोन का अध्ययन करते हैं? तो आप बताते हो एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे वी स्टडी अबाउट ग्लैंड्स। आपकी जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां, और ग्रंथियां क्या करती हैं? हार्मोन निकालती हैं। एंड हॉर्मोन्स इन दिस सिस्टम। तो इस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ग्रंथि और हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं, है ना। ठीक है, समझ में आई बात? बेटा पहली क्लास जो हुई थी, पहली क्लास में नहीं लिखवाया, लेकिन हाँ मैंने बताया था आपको कि उसी से रिलेटेड एक वीडियो थी हमारी। हमने जब आपका डेमो, पहला डेमो शुरू हुआ था, उससे जस्ट एक दिन पहले एक वीडियो बनाई थी सिलेबस के ऊपर। तो उसमें हमने सिलेबस ही बताया था आप लोगों का। उस वीडियो का लिंक मैंने आपको दिया हुआ भी था, जो आप यूट्यूब पर देखोगे ना, डेमो, पहला जो डेमो यूट्यूब पर हुआ था, उसमें लिंक लगा हुआ है सिलेबस का। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक हमने आपको कराए थे। अभी आपके कुछ सिस्टम बचे हुए हैं, फिर आपका न्यूट्रिशन बचा हुआ है, सेल बचा हुआ है, बीमारियां बची हुई है, अभी काफ़ी सिलेबस है, फिर बॉटनी बची हुई है, इकोलॉजी बची हुई है। ठीक है, क्लियर? चलें आगे, चलिए। अब भाई एक बच्चा रंजन है, पता नहीं कौन है बेटा, इस ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके सिलेबस के अंदर, आपके एग्जाम में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग कि मैम ग्रंथियां क्या होती हैं।
सबसे पहले हमें ग्रंथियों के बारे में बताइए। तो चलो हाउ हेडिंग डालते हैं ग्लैंड्स। हेडिंग डालेंगे भाई ग्लैंड्स, ग्रंथियां। तो ग्रंथियां क्या काम करती हैं आपके शरीर के अंदर, या ग्रंथियां क्या होती हैं? तो ग्रंथियां ऐसे स्ट्रक्चर हैं हमारे शरीर में जो कई काम करते हैं, है ना। तो बताओगे शरीर के विशेष अंग। ग्रंथियां क्या होती हैं? तो ये शरीर के विशेष अंग होते हैं, शरीर के विशेष अंग होते हैं भाई ग्रंथियां, ये शरीर के विशेष अंग होते हैं। ठीक है, तो ग्रंथियां क्या होती हैं? विशेष अंग होती हैं आपके शरीर के। तो बताओगे स्पेशल, स्पेशल ऑर्गन ऑफ बॉडी। ठीक है, स्पेशल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। तो ग्रंथियां क्या है? आपके शरीर के विशेष अंग हैं। क्या काम करते हैं? तो ये कई काम करते हैं। तो बताओगे ये हार्मोन बनाने का काम करते हैं ग्रंथियां। ठीक है, तो आप बताओगे ये हॉर्मोन्स, ये हॉर्मोन्स, पाचक रस, पाचक रस भी बनाती हैं बेटा, है ना। पाचक रस, पसीना, पसीना भी बनाती है ग्रंथियां, हाँ जी। ठीक है, आंसू, आप जो रोते हो आंसू भी इन्हीं के द्वारा आते हैं, है ना। दूध, जब अपने छोटे बच्चों को दूध पिलाती हैं माताएं, इन्हीं से बनता है दूध। लार, ठीक है, लार जो बनती हैं और इनका निर्माण करती हैं। तो ग्रंथियां क्या क्या काम करती हैं प्यारे दोस्त? ग्रंथियां आपके शरीर में हार्मोन बनाती हैं, पाचक रस बनाती हैं, पसीना बनाती हैं, आंसू, दूध और लार का निर्माण करती हैं। तो ये सब कार्य करती हैं ये जो ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, तो आप लोग बताओगे ग्लैंड्स, ग्लैंड्स फॉर्म्ड क्या क्या बनाती हैं? तो बताओगे ग्लैंड्स फॉर्म्ड हार्मोन। आपके शरीर में जो हार्मोन है कहाँ से आते हैं? इन्हीं ग्रंथियों से आते हैं, ये ग्रंथियां ही बनाती हैं। आपके शरीर में जो खाने को पचाने वाले पाचक रस बनते हैं, डाइजेस्टिव जूस, है ना, वो भी यही बनाती हैं दोस्तों, डाइजेस्टिव जूसेस। आपको जब आप भागते हो पसीना आता है, इन्हीं से आता है ना। टीयर्स, जब आप रोते हो तो आंसू आते हैं, इन्हीं से आते हैं, है ना। कोई मम्मी छोटे बच्चे को दूध पिलाती है तो इन्हीं से आता है दूध, मेमरी ग्लैंड। और आपके मुख के अंदर जब सलाइवा आती है, लार आती है, तो वो इन्हीं से आती है। तो ये सब काम आपके शरीर के अंदर कौन करती हैं? ग्रंथियां करती हैं, है ना। ठीक है, पवन कर सकते हो स्टडी, बट क्योंकि बुक में पेजेस की थोड़ी सी लिमिट होती है, तो यहाँ पर हमारे पास पेजेस की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ में आपको चीज़ें मिल सकती हैं, क्लास लेने का ये फ़ायदा हो सकता है, बुक से रिवीजन अच्छा कर सकते हो। ठीक है ना, क्लियर है ना। चलो अब हम चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं। ठीक है, क्लियर आगे बढ़े। चलो तो अब हम लोग बात करते हैं, कल क्लास है क्या मैम? बेटा बिल्कुल क्लास होगी। मुझे ना कुछ बच्चों की बातें ऐसे मेरे दिल को चीर गई हैं, दिल को तो नहीं, मेरे हाइपोथैलेमस को चीर गई हैं। तो बस क्लास होगी बेटा, ठीक है। अब मैं कोशिश करूंगी कि छुट्टी एक भी दिन की आपकी ना करूं, है ना, छुट्टी एक भी दिन की ना करूं, है ना। ठीक बेटा, केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, हम ही पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। तो छुट्टी मैं करूंगी नहीं, मतलब कल क्लास होगी, चाहे मुझे सम्मान समारोह में से बीच में से उठ के आना पड़े, मैं क्लास लूंगी कल तुम्हारी। ठीक है, चलो आ जाओ। अब बात करते हैं ये हार्मोन, पाचक रस, बस ये क्या करती हैं ग्रंथियां? सारे काम यही करती हैं आपके शरीर में। हार्मोन निकालेंगी, पाचक रस निकालेंगी, पसीना निकालेंगी, आंसू निकालेंगी, दूध भी, लार भी, सब। अब बात करते हैं कि कितने प्रकार की होती हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, है ना, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। अब हम ग्लैंड्स की बात करते हैं, है ना, ग्रंथियों के प्रकार। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई, ग्रंथियों के प्रकार, ग्रंथियां कितने प्रकार की होती? तो जब हम लोग ग्रंथियों के प्रकार की बात करते हैं ना, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स की, तो ग्रंथियां भाई दो तरीके की होती हैं, बेसिकली तीन तरीके की होती, दो की नहीं, तीन तरीके की होती है ना। तबीयत ठीक है, तबीयत बिल्कुल ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये सारे काम जो भी मैंने बताए थे, हार्मोन, लार बनाना, दूध बनाना, आंसू बनाना, सब ये काम ग्रंथियां करती हैं आपके शरीर। क्लियर, चलो ठीक मैं छुट्टी नहीं करूंगी, ठीक है। चलो अब देखो इधर, अब बात करते हैं यहाँ पर
हम लोग की ग्रंथियां भाई 3 प्रकार की लिखोगे, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि ग्रंथियां आपके शरीर में 3 प्रकार की होती, ग्रंथियां 3 प्रकार की होती, क्लियर होती हैं। कौन कौन सी होती हैं तो चलिए बात करते हैं, है ना। ग्लैंड्स आर 3 टाइप, ग्लैंड्स आर 3 टाइप्स। तो ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी 3 प्रकार की होती हैं तो चलिए बात करते हैं। एक होती है प्यारे दोस्त, आप बताएंगे बाह्य ग्रंथि, एक होती है बाह्य स्त्रावी ग्रंथि, ठीक है, बाह्य स्त्रावी ग्रंथि, बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां जिसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्या कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। मैम दूसरी कौन सी होती हैं, दूसरी होती हैं अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, अंतःस्त्रावी ग्रंथि, बाह्य स्त्रावी अंतःस्त्रावी, ठीक है, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां जिनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, जिनको हम क्या कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्लियर ग्लैंड्स। चलो तीसरे नंबर पर जो होती हैं ये होती हैं मिश्रित ग्रंथि, तीसरे नंबर पर याद रखना मिश्रित ग्रंथि, तीसरे नंबर पर कौन सी होती है मिश्रित ग्रंथि होती, ये एक ही है, क्लियर, इसको कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, ये होती है भाई मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड। ये 3 तरीके की ग्रंथियां आपके शरीर में पाई जाती है, बाह्य स्त्रावी ग्रंथि, अंतःस्त्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड मिक्स्ड ग्लैंड। अब बात करते हैं कि कौन कौन से, बारिश पड़ रही है, बिल्कुल पड़ रही है बारिश, ठीक है, बारिश हो रही है, फिर धूप निकल आती है, फिर हवाएं चलती हैं, यही हो रहा है भाई। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि मैम ये जो हमारी 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं इनमें से कौन कौन सी ग्रंथि क्या क्या करती हैं, ये भी पूछा जाता है। तो चलिए आइए फिर इनके एग्जाम्पल्स बताऊंगी। पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो बाह्य स्त्रावी ग्रंथि है इनका क्या काम होता है ना। बाह्य स्त्रावी ग्रंथि, हम पहले बात कर रहे हैं बाह्य स्त्रावी ग्रंथियों कि मैम ये क्या काम करती हैं, जिसको कहते हो एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखकर चलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड में और एंडोक्राइन ग्लैंड में, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखते हुए चलते हैं। अंतःस्त्रावी ग्रंथि, अंतःस्त्रावी ग्रंथि, तो दोनों ही ग्रंथियां हैं भाई, लेकिन मैम क्या क्या करती हैं दोनों, दोनों का काम बताइए। एंडोक्राइन, तो एंडोक्राइन क्या करती है और एक्सोक्राइन क्या करती है, थोड़ा सा दोनों के बारे में बताऊंगी, ठीक है, फिर उसके बाद हम इन दोनों से रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी करेंगे। तो देखो जब हम लोग बात करते हैं कि जो बाह्य स्त्रावी ग्रंथि है बेटा ये क्या करती है, तो ये पाचक रस निकालती है, क्या निकालती है पाचक रस, ये पाचक रस, ठीक है, आंसू, यही आंसू बनाती हैं, क्लियर, लार, यही लार बनाती हैं, तथा पसीना, ठीक है, पसीना निकालती हैं। तो भाई कौन सी ऐसी ग्रंथियां हैं जो ये काम करती हैं, पेपर में पूछ लेगा। तो आप बताते हो कि बाह्य स्त्रावी ग्रंथियों के काम होते हैं, बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां ही पाचक रस बनाएंगी, आंसू बनाएंगी, लार बनाएंगी, पसीना बनाएंगी। और एक चीज लिख भूल चुकी हूँ, दूध, दूध भी आप लोग यहाँ पर लिखोगे, दूध भी यही बनाती हैं, ठीक है। चलो तो आप लोग बताते हो दे सीक्रेट, दे सीक्रेटेड डाइजेस्टिव जूस, यही खाने को पचाने वाले रस निकालती हैं, डाइजेस्टिव जूस, जैसे आपने पढ़ा है ना पितरस निकलता है, पाचक पितरस बाइल जूस खाने को पचाता है, जठर रस निकलता है, ये सब ये यही निकालती हैं। डाइजेस्टिव जूस हो गया, टीयर हो गए भाई आंसू, सलाइवा हो गई भाई लार, है ना, मिल्क हो गया, क्लियर, एंड वेट। तो इन सब चीजों का सीक्रेशन करती हैं ये, है ना, यही निकालती हैं। अच्छा मैम अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती हैं फिर, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती हैं, क्या रह गया बताओ, काली घटाएं छाई हुई हैं, अरे वाह, लगता है तुम शायर बन चुके हो, काली घटाएं छाई हुई। चलो जल्दी से बताएं यहाँ पर कि ये जो बाह्य स्रावी ग्रंथि थी, देखो मैंने अभी आपको क्या बताया
ये ग्रंथियों का काम क्या होता है? ग्रंथियां ये सब करती हैं, हार्मोन, पाचक रस, पसीना, आंसू, लार, ये सब निकालती हैं, है ना। तो अब इनमें से कौन सी चीजें बाह्य स्रावी ग्रंथि निकालती हैं, वो मैंने अभी अभी आपको लिखवाई। तो बाह्य स्रावी ग्रंथियां जो होती हैं ये क्या क्या करती हैं? पाचक रस, आंसू, लार, दूध, पसीना निकालती हैं। क्या बच गया? क्या बच गया? हॉर्मोन्स बच गए, बिल्कुल सही बात। तो भाई हॉर्मोन्स यहाँ पर कौन निकालती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन सी ग्रंथियां विशेषतः हार्मोन बनाने का काम करती हैं। विच ग्लैंड स्पेसिफिकली सीक्रेट हार्मोन। तो हार्मोन निकालने का काम करती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये हार्मोन का स्त्रवण करती हैं, ये हॉर्मोन्स स्त्रवण करती हैं, ठीक है। तो इनका काम होता है हार्मोन बनाना, ये बनाती हैं हार्मोन। क्लियर? तो विच ग्लैंड्स आर स्पेसिफिक फॉर सीक्रेशन ऑफ हार्मोन। कौन सी ग्रंथियां विशेषतः हार्मोन का स्त्रवण करती हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो आप बताते हो अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है। तो दे सीक्रेटेड हार्मोन। आपके शरीर में हार्मोन क्या काम करते हैं बताओ? हार्मोन्स आपके शरीर में क्या काम करते हैं? आपकी ग्रोथ को एक्टिव करते हैं, ठीक है। आपकी ग्रोथ बढ़ाते हैं। आप जैसे जब पैदा हुए थे तो चुन्नू मुन्नू से थे, फिर आप धीरे धीरे ग्रोथ करते हो, बड़े होते हो, लंबे होते हो। आपके हाथ पैर की ग्रोथ होती है, आपकी हड्डियों की ग्रोथ होती है, ये ग्रोथ कराती हैं। दूसरा, आप में चेंजेस लाती हैं। जब आप प्यूबर्टी में आते हैं, जब आप किशोर अवस्था में आते हैं, जब आप जवान हो रहे होते हैं, तो आप में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर बदल जाता है, लड़कों में दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं, प्राइवेट एरियाज पर हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, आवाज़ चेंज होनी शुरू हो जाती है। लड़कियों के शरीर में भी चेंज होते हैं, लड़कियों की जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो बढ़ने शुरू हो जाती हैं, और लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल, अंडा या माहवारी चक्र शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये चेंजेस आने शुरू होते हैं। जो आपकी सीबम ग्लैंड होती हैं, यानी जो आप लोगों की तेल ग्रंथि होती हैं, ऑयल ग्लैंड, पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये किशोर अवस्था की क्या होती हैं? पहचान होती हैं। तो ये सब आपके अंदर हार्मोन ही लेकर आते हैं, आपको नींद लेकर आते हैं। सोना भी हार्मोन के ऊपर ही है ना, और जगना हार्मोन के ऊपर है। अच्छा एक चीज बताओ सभी दोस्त, कि हार्मोन किस में ज्यादा बनते हैं, लड़कों में या लड़कियों में? हार्मोन्स किसके अंदर ज्यादा बनते हैं, फटाफट से बताओ। चांदनी, आप थोड़ा सा 5 मिनट लेट जुड़ते होगे ना क्लास के साथ, इसीलिए क्लास आपकी पहले बंद हो जाती है, ठीक है ना। क्लियर? बताओ क्या गलत लिखा है भाई? ये पाचक रस, आंसू, लार, दूध तथा पसीना निकालती है। क्या गलत लिखा है? पता नहीं, एक बच्चा कह रहा है कि कुछ गलत लिखा है, कमेंट निकल गया। बताओ। तो हार्मोन बॉयज से ज्यादा गर्ल्स में बनते हैं, बिल्कुल। तो लड़कियों के चिड़चिड़े होने का कारण भी हार्मोन होते हैं। तो लड़कियां इतनी चिड़चिड़ी सी जो रहती है ना, वो हार्मोन की वजह से ही रहती हैं। लड़कियों में बहुत ज़्यादा हर महीने हार्मोन लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, और पूरी लाइफ उनकी ज़िंदगी के साथ ऐसा ही चलता है। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो हार्मोन लेवल चेंज होते हैं, जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद हार्मोन्स चेंज होते हैं, हर महीने माहवारी चक्र होता है, उस दौरान प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन का लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। तो महिलाओं में मूड स्विंग्स आते हैं, जबकि लड़कों के अंदर स्टेबल रहते हैं हार्मोन। अधिकतर हार्मोन लड़कों में स्थिर रहते हैं। टेस्टोस्टेरोन है जो कभी कभार उनके अंदर ज़्यादा या कम होता रहता है, जबकि उनमें ज़्यादातर हार्मोन स्टेबल ही रहते हैं लड़कों के अंदर। इसीलिए लड़के जो है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े नेचर के नहीं होते हैं। समझ में आ गई बात? तो गर्ल्स में हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा होते है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो आप लोगों की ग्रंथियां हैं, इनके एग्जाम्पल्स आते हैं पेपर में। तो बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी दोनों के आप लोगों को मैं और भी पॉइंट्स हैं जो बताती हुई चलती हूँ। तो भाई इधर हमने बाह्य की बात करी, इधर हमने अंत की। तो दूसरा पॉइंट क्या है? तो बाह्य स्रावी ग्रंथियों को हम लोग नलिका ग्रंथि भी कहते हैं, नलिका ग्रंथि भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिला था, इस पर मैं स्टार लगा रही हूँ दोस्तों, ये PYQ है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिला था कि कौन सी ग्रंथियां नलिका ग्रंथि के नाम से जानी जाती हैं। तो इनको हम लोग बाह्य स्रावी ग्रंथियों को हम नलिका ग्रंथि भी कहते हैं।
तो आप लोग बताएंगे दीज आर नोन एज डक्ट ग्लैंड। इनको हम डक्ट ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये पूछा जाता है पेपर में कि कौन सी ग्रंथियों को हम डक्ट ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। नलिका ग्रंथि मतलब जिन जिन नलिकाओं में छोटा छोटा, है ना। अच्छा, जब भी गर्ल्स में दिमाग कम होता है भैया। हार्मोन हार्मोन से दिमाग का क्या लेना देना। दिमाग बढ़ाने या घटाने वाला कोई हार्मोन नहीं होता, ठीक है। तो दिमाग तो दोनों में इक्वली है, लड़कों में भी और लड़कियों में, ठीक। चलो, तो अब देखो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि दीज आर नोन एज डक्ट ग्लैंड। जो बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं इनको हम लोग, ठीक है, इनको हम लोग, बेटा दिमाग ऑफ नहीं रहता, मूड ऑफ रहता है लड़कियों का। मूड स्विंग्स होते हैं लड़कियों में। तो लड़कियों में हार्मोनल चेंजेस की वजह से चिड़चिड़ापन आ जाता है। अभी बड़ी खुश हैं, थोड़ी देर बाद चिड़चिड़ी हो जाएंगी, तो ये मूड स्विंग्स कहलाते हैं। ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही होता है, ठीक है, ठीक है। बेटा आज लाइब्रेरी में ही सो जाओ। चलो अब देखो इधर, मान लीजिए आपके शरीर के अंदर कोई बाह्य स्रावी ग्रंथि है, तो वो कैसे अपने जो जो भी प्रोडक्ट वो निकालेगी, वो कैसे बॉडी से बाहर निकलेंगे। तो इनमें छोटी छोटी डक्ट होती हैं, इस तरीके से इनमें छोटी छोटी डक्ट होती हैं, है ना। मान लीजिए ये कोई ग्लैंड है आपके शरीर की, ठीक है। मान लीजिए ये कोई आपके शरीर की क्या है, ग्रंथि है। अब इस ग्रंथि के अंदर कोई भी सीक्रेटरी पदार्थ बन रहा है, कोई भी स्रावित पदार्थ बन रहा है। मान लीजिए ये निकाल रही है पसीना, तो पसीना आपको जब ये निकालेगी तो पसीना ऐसे धीरे धीरे इस नलिका से होते हुए, मान लीजिए ये आपका हाथ है ना, ये आप लोगों का क्या है, हाथ है। तो आपके हाथ के ऊपर जब पसीना आएगा, या मान लो ये तुम्हारा पैर है, पैर सा ज्यादा लग रहा है, हाथ कम लग रहा है, तो अब आपकी बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड से नली के द्वारा होता हुआ पसीना ऐसे आपके पैर पर आएगा, मतलब इस तरीके से। तो मतलब इन नलिकाओं में डक्ट होती है, इसको कहते हैं डक्ट। डक्ट मतलब नलिका। तो ये अपने हार्मोन तो बेसिकली ये निकालती नहीं है, ये तो पाचक रस निकालेंगी, है ना। तो ये जितने भी अपने सीक्रेटरी प्रोडक्ट हैं उनको छोटी छोटी नलिकाओं के द्वारा टारगेट रीजन तक पहुंचाती हैं। तो क्योंकि इन ग्रंथियों में नलिकाएं होती हैं, इन ग्रंथियों में डक्ट पाई जाती हैं, इसीलिए ये ग्रंथियां किस नाम से जानी जाती हैं, डक्ट ग्लैंड के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। इसीलिए इनको हम डक्ट ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि इनमें ट्यूब होती हैं, डक्ट होती हैं। अब अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। तो इनको नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। नलिका विहीन मतलब इनमें नलिका नहीं होती, तो इन्हें हम लोग नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। तो ये पूछ सकता है कि कौन सी ग्रंथि नलिका विहीन ग्रंथि है, तो इनको हम लोग कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड। तो इन्हें डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड। तो पूरा लिख लीजिएगा, नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। तो कौन सी ग्रंथियां डक्टलेस ग्लैंड के नाम से जानी जाती हैं, तो बताओगे अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, क्योंकि ये अपने हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में छोड़ती हैं। मान लीजिए ये कोई अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसके अंदर बन रहा है ये हार्मोन। ये क्या बनाती है, हार्मोन बनाती हैं। इसके अंदर ये हार्मोन बन रहा है। अब ये हार्मोन आपके टारगेट रीजन तक कैसे पहुंचाएगी, है ना। मान लीजिए आपके दिमाग में है एक पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सबको कंट्रोल करती है, ये बहुत सारे हार्मोन निकालती है। ये आपकी थायराइड को भी कंट्रोल कर रही है ना। ये आपकी थाइमस ग्लैंड फेफड़ों के बीच में, उसको भी कंट्रोल कर रही है। ये आपके टेस्टिस ओवरी को भी कंट्रोल कर रही है। तो इससे निकलने वाले हार्मोन यहाँ तक कैसे पहुंचे, तो भाई ये जब अपने हार्मोन निकालेगी ना तो उनको ब्लड में मिला देती है, और ब्लड से सर्कुलेट होकर ब्लड में बहकर वो हार्मोन अलग अलग ग्रंथियों तक पहुंचते हैं। तो मतलब ये अपने हार्मोन टारगेट रीजन तक कैसे पहुंचाती हैं, ब्लड के माध्यम से। मान लीजिए ब्लड बह रहा है, ये क्या बह रहा है, ब्लड, तो ये ब्लड है। तो ये अपने हार्मोन किस में मिला देती हैं, रक्त में मिला देती हैं। ये अपने हार्मोन्स किसके अंदर मिला देती हैं, ब्लड। ये अपने हार्मोन ब्लड में छोड़ देती हैं, रक्त में छोड़ देती हैं, और रक्त ही फिर उसको बहाकर टारगेट रीजन तक लेकर जाता है। तो इनके द्वारा निकले हार्मोन रक्त में मिल जाते हैं, और रक्त ही आपकी बॉडी में फ्लो कर कर उस हार्मोन को
टारगेट रीजन तक पहुंचाएगा। ये अपने हार्मोन रक्त में नहीं छोड़ती, इनके हार्मोन छोटी छोटी ट्यूब के द्वारा बहते बहते टारगेट रीजन तक पहुंचाए जाते हैं। तो इन नलिकाओं में छोटी छोटी डक्ट होती हैं, ट्यूब होती हैं, ये ट्यूब के द्वारा अपने हार्मोन क्या करती हैं। डोपामाइन भी एक हार्मोन है जो आपके मस्तिष्क से निकलता है, उसको भी बताएंगे, ठीक है, उसको भी बताएंगे, है ना, क्लियर। चलो ये अमीबा नहीं है, ये ग्लैंड है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाई है, ठीक है ना, क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं और बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो इन ग्रंथियों से निकलने वाले एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो अंतःस्रावी के एग्जाम्पल और बाह्य स्रावी के। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं बाह्य स्रावी के एग्जाम्पल कौन कौन से। बाह्य स्रावी ग्रंथि, ठीक है, बाह्य स्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं, इनके एग्जाम्पल्स आते हैं पेपर में छांटने को। तो भाई बाह्य स्रावी ग्रंथि की बात जब हम करते हैं तो इसमें आते हैं आपके, सबसे पहले आता है लीवर। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है लीवर। तो यकृत कैसी ग्रंथि है, यकृत बाह्य स्रावी ग्रंथि है। तो लीवर आपका एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है और ये शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। तो याद रखोगे, शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि, ठीक है, सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है ना, शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है, ठीक है। तो लीवर आपके शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। तो आप बताओगे बिगेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, बिगेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी, क्लियर। आपके शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि हो जाता है आपका लीवर, है ना। चलो अब आगे बात करते हैं दूसरा पॉइंट कि मैम और कौन सी ग्रंथि हो जाती है। तो लेक्राइमल ग्लैंड, ठीक है, लेक्राइमल ग्लैंड। तो ये लेक्राइमल ग्लैंड जो होती हैं जिनको कहा जाता है अश्रु ग्रंथि, जो आपकी आंखों में आंसू आते हैं, अश्रु ग्रंथि, लेक्राइमल ग्लैंड या अश्रु ग्रंथि। तो लेक्राइमल ग्लैंड आपके शरीर की सबसे छोटी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। तो इनके बारे में बताना है कि सबसे छोटी बाह्य स्रावी ग्रंथि ये है, सबसे छोटी, है ना। तो सबसे छोटी बाह्य स्रावी ग्रंथि है, बाह्य स्रावी ग्रंथि है। तो शरीर की सबसे छोटी बाह्य स्रावी ग्रंथि है, यानी कि स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये होती है स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन, है ना, स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक। अच्छा और कौन कौन सी हो सकती हैं। तो हम लोग बताते हैं तीसरे नंबर पर मैमरी ग्लैंड, ठीक है। तो मैमरी ग्लैंड जो होती हैं ये भी बाह्य स्रावी ग्रंथियों में आती हैं। मैमरी ग्लैंड, इनको कहते हैं दूध ग्रंथि। तो नाम से पता चल रहा है कि ये दूध बनाती हैं, दूध ग्रंथियां यानी कि मैमरी ग्लैंड। तो ये क्या काम करती हैं, ये मिल्क फॉर्मेशन करती हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि कौन सी ग्रंथियां दूध का निर्माण करती हैं। तो ये दूध निर्माण का कार्य करती हैं, दूध निर्माण का कार्य, स्तनधारियों में पाई जाती हैं, दूध निर्माण का कार्य करती है ना। इनसे दूध निर्माण का कार्य होता है, मिल्क सीक्रेशन करती हैं या मिल्क फॉर्मेशन, ठीक है। तो इनका काम होता है मिल्क सीक्रेशन, मिल्क सीक्रेशन। तो ये करती हैं दूध का स्त्रवण, मिल्क सीक्रेशन, ठीक है। चलो बाकी की ग्रंथियां क्या करेंगे, ठीक है। मैम आई वांटेड टू आस्क यू विच क्लासेस वाज ऑफ यस्टरडे। बेटा आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे इनके बारे में भी नहीं पता, ठीक है। मुझे नहीं पता कि कौन कौन सी क्लासेस आपकी ऑफ रहेंगी। टीचर्स ने आपको इन्फॉर्म करा होगा क्लास में, तो आप उस चीज़ से आइडिया लगा सकते हो, ठीक है बच्चा। तो चलिए बेटा मिलते हैं अब कल की क्लास में। निखिल पांडे बेटा आप क्या पूछ रहे हो, आप अपना आंसर क्वेश्चन बताएं, मैं आंसर उसका तभी कर पाऊंगी। लीवर तो शरीर के अंदर है, फिर बाह्य स्रावी कैसे, क्योंकि लीवर के अंदर एक ट्यूब होती है, डक्ट होती है, उसी से उसका पाचक रस निकलकर आपकी छोटी आंत में पहुंचता है। और जिन भी ग्रंथियों में नलिकाएं डक्ट पाई जाती हैं वो बाह्य स्रावी के अंदर आती हैं।
इसीलिए लीवर बाह्य स्रावी है। ठीक है, इसीलिए लीवर बाह्य स्रावी है। अब हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, है ना? तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल। अब इसके और भी एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं जिनको कल की क्लास में हम लोग करेंगे, है ना, जिनको कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।